and most merciful. Dear student friend follower, today you people will learn about romanticism, romantic age, romantic period, romantic era. So whatever they call romanticism, romantic age, romantic period, romantic era, so it is the same. We're going to talk about this moment. So this is not a romance, it's not a romance between a boy and girl. So it is basically it is artistic, musical, or you can say philosophical, cultural moment that has influenced the personal, individual, as well as life of the society. So people are greatly influenced from this moment, and this moment especially influenced philosophical at philosophical level, at cultural level. So people are greatly influenced from this moment. So it has occurred in culture, in art, in music, in painting, or even in a philosophical life of the people. People get knowledge from this, and after that they apply it. Before that, there was a life of a life of objectivity, life of enlightenment, scientific inquiry, objectivity, and industry centered world. No people are just coming out of this life. No people are getting more involved, and a poet and writer, they are just going out of this environment and going to the lakes, going to nature, going back to the greenery. जो enlightenment की लाइफ थी, या जो क्लासिकल लाइफ थी, या न्यू क्लासिकल एज जो उन्होंने बनाई थी, उस क्लासिकल एज में क्या थी, ऑब्जेक्टिविटी देखी जाती थी, साइंटिफिक इंक्वायरी थी, ऑब्जेक्टिविटी थी, और उसके अलावा हमने देखा कि वो अरिस्टोक्रेटिक सेंटर सोसाइटी थी, इंडस्ट्री सेंटर सोसाइटी थी. लोग उसमें क्या जा रहे थे, इंडस्ट्री की तरफ दौड़ रहे थे, और नेचर से किसकी तरफ जा रहे थे, आर्टिफिशियल, एक आर्टिफिशियल दुनिया में जा रहे थे. लेकिन अब आर्टिफिशियल दुनिया से किधर जाएंगे, नेचर की तरफ, गोइंग बैक टू द नेचर. पोएट, राइटर्स एंड पीपल गोइंग बैक टू द नेचर, दे आर फाइंडिंग सोल्यूशन इन नेचर. दे से सिंपल लाइफ, सिंपल डिक्शन, सिंपल पीपल, सुपरनेचुरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म, मिडीवल वर्ल्ड, दैट वाज रियलिटी. वो कहेंगे कि रियलिटी और गुडनेस, सूथ, कंफर्ट, ग्रेटनेस सिर्फ मिडीवल लिटरेचर में था. वो फाइंड करेंगे कि सुपरनेचुरल वर्ल्ड जो है अच्छी है, वो फाइंड करेंगे कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो अच्छी है. इन सारी चीज़ों का यूज़ वो अपनी पोइट्री में करेंगे. इवन वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो कि बानी है इस मूवमेंट के, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जिन्होंने मिलकर 98 में दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड लिखा था. उस लिरिकल बैलेड से वो जो क्लासिकल, एक बहुत बड़ी वेव थी क्लासिकल की जो लोगों को ढांप रही थी या उनको अपनी तरफ आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ खींच रही थी, वो बिल्कुल ब्रेक हो गई, टूट गई. हमारे पास ग्रेट पोएट हैं इस एज के, बड़े ग्रेट. लॉर्ड बैरन है, ठीक है, हमारे पास वर्ड्सवर्थ है, हमारे पास पी बी शैले है, हमारे पास सैमुअल टेलर कॉलरिज है, हमारे पास जॉन कीट है, और लॉर्ड बैरन है. यानी ये बड़े प्रोमिनेंट पोएट हैं उस एज के, और ये सारे आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म. We'll see what is the background of this movement. We'll see what are the poet of this age. आज हम ये सारे डिस्कस कर लेंगे. Let's see one by one. हाँ जी, सबसे पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लें ताकि मैं आपको कुछ इसके बारे में डिटेल बताऊं. लोग जो थे वो क्लासिकल एज से, जो कि एक मोनार्की थी, एक आप कह लें कि एक ऐसी दुनिया थी जो आर्टिफिशियल उन्होंने बनाई थी. जैसे कि कार्ल मार्क्स कहता है कि यू कैन नॉट, हिस्ट्री कांट बी रिपीटेड. यू कैन नॉट रिपीट हिस्ट्री. इफ यू ट्राई टू रिपीट, इट विल बिकम absurd, or rather it will become ridiculous.
कार्ल मार्क्स ने कहा कि तुम हिस्ट्री को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। अगर कोशिश करोगे रिपीट करने की, वैसी बनाने की, तो वो अब्सर्ड सी बन जाएगी। हर एज जो है वो दूसरे से डिफरेंट होती है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो हमारे राइटर जो हमने देखा, क्लासिकल एज के राइटर कौन थे? हमने देखा ड्राइडन को पढ़ा, हमने जॉनसन को पढ़ा, हमने अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा। वो क्या करते, बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते किस रूल को, हीरोइक कॉपलेट बनाने का। और उस कॉपलेट को बनाते बनाते पैशन, फीलिंग, इमोशन से दूर चले जाते, उन्हें पता ही ना चलता। यानी उसके अंदर ये उनको कंपल्शन थी कि उन्होंने सेल्फ मेड जो रूल थे, सेल्फ इम्पोज्ड रूल थे, उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए कि उन लोगों को ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने पैशन, फीलिंग, इमोशन भी इसके अंदर इन्फ्यूज करनी है, डालनी है। उस वजह से पोइट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि पोइट्री का जो एक इम्पल्सिव मैसेज होता है, जो उसका इमोशनल मैसेज होता है, जो पैशन होते हैं, जो जज्बात होते हैं पोइट्री के अंदर, वो नहीं मिलते उनकी पोइट्री। देयर आर प्रिटी आइज, रोल्स एंड मेरिट। वो क्या कहता है कि चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल। देयर आर प्रिटी आइज, रोल आ गया आखिर में, यानी वो राइम बनाएगा। चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल। वो क्या करते हैं, वो हर सूरत हीरोइक कॉपलेट जो है, हीरोइक कॉपलेट है, उससे बनाने की, उस कॉपलेट को बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे भी उन्हें बनाना पड़े। अब ये जो शेम लाइफ थी, फेक लाइफ थी, एक सूडो क्लासिकल लाइफ थी, या ये उन्होंने फेक जो क्लासिकल एज बनाने की कोशिश की, जैसे कार्ल मार्क्स कहता है हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं हो सकती, अगर रिपीट करने की कोशिश करो तो वो बड़ी अब्सर्ड सी बन जाती है, रिडिकुलस बन जाती है। वही वो बनाने की कोशिश करते रहे। ये उसमें जॉनसन, उसमें ड्राइडन भी इन्वॉल्व था, उसमें जॉनसन भी इन्वॉल्व था, उसमें अलेक्जेंडर पोप भी इन्वॉल्व था। उसके बाद और बहुत सारे पोएट हमने पढ़े। ये मेन पोएट थे, इन्होंने अपनी एक एज को डोमिनेट किया था। रोमांटिक एज जो है वो लेट 18th सेंचुरी से स्टार्ट होती है और अर्ली 19th सेंचुरी तक रहती है। लेट 18th सेंचुरी, आपको मैंने बताया था कि 8th सेंचुरी के पोएट जो अलेक्जेंडर पोप, और उसमें मैंने आपको बताया कि अर्ली 18th सेंचुरी में वो ड्राइडन, फिर पोप, और फिर मैंने जॉनसन को डिस्कस किया। जॉनसन जो है बड़ा ग्रेट पोएट था, जिसने लाइफ लिखी थी अब्राहम कॉले मेटाफिजिकल पोएट की। मेटाफिजिकल पोएट को डॉक्टर जॉनसन ने क्रिटिसाइज भी किया था, हमने डिटेल पढ़ा। आज अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये लेट 18th सेंचुरी है, और अर्ली 19th सेंचुरी में हमारे पास रोमांटिक एज है। ये एज एक रिएक्शन है एक क्लासिकल एज का, एक न्यू क्लासिकल एज जो उन्होंने रूल फिक्स किए हुए थे और सेल्फ मेड, सेल्फ इम्पोज्ड रूल बनाए थे। लोग जब उससे थक गए, जब उस एज से उकता गए, तो उन्होंने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। दे वर गोइंग एंड लीडिंग पीपल टूवर्ड आर्टिफिशियलिटी, बट नाउ पीपल विल मूव फ्रॉम आर्टिफिशियलिटी टूवर्ड्स नेचुरल, गोइंग बैक टू द नेचर। हम देखेंगे कि किस तरह से पोएट कहता है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचर जो है, जो नेचर है वो क्या है, वो हीलर है, वो सूथर है, वो कंफर्टर है, और वो क्या करती है, सूर्त करती है। रोमांटिक एज की जो ओवरऑल अप्रोक्सीमेट एज है, लिख लें 1800 से टू 1890, ठीक है, यानी 1800 से 1890, इसको हम कहेंगे लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी। ये इसका एज का नाम है। इस एज ने किस तरह से, दो राइटर थे जो आपस में मिले। ये 1797 में, 1797 में सैमुअल टेलर कॉलरिज की मुलाकात होती है, विलियम वर्ड्सवर्थ थे। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर है, जो जिसके साथ बहुत ज़्यादा साथ रहा है, उसका सिस्टर डॉर्थी। अब ये तीनों जो हैं वो बड़े क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज, सिस्टर डॉर्थी और विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये दोनों मिलके क्लासिकल एज को ब्रेक करते हैं, और दे रोज द banner of revolt against the new classical age. They say that this age is a fake and leading people toward artificial life, because since there is a comfort in a natural life, so we should lead people towards nature. They are taking people towards nature, and this romantic age, romanticism, romantic movement is known as philosophical, cultural, musical, artistical movement, and it was also political movement.
ये पॉलिटिकल मूवमेंट थी, ये आर्टिफिशियलिटी के खिलाफ थी, ये गोइंग बैक टू नेचर थी। और उसी दौर में बैकग्राउंड पे चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने नाम सुना होगा विलियम ब्लेक का। विलियम ब्लेक बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, और जितने भी राइटर्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जो रोमांटिक राइटर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो फेवर करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, अमेरिकन रेवोल्यूशन की। हत्ता के जितने भी लोग थे जिन्होंने बाउंडेड किया हुआ था ह्यूमैनिटी को, वो उन सब के खिलाफ थे कि इंसान लिबर्टियस पैदा हुआ है तो उसे लिबर्टियस ही रहना चाहिए। बात समझ आ गई? उस वक्त जो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उन्होंने कहा था कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, और फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जैसे फ्रेटर्निटी थी, ठीक है, और उसके साथ इक्वालिटी थी और लिबर्टी थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मौजूद थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। उस वक्त के लोग क्या कर रहे थे? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ आया था? फ्रांस के अंदर आया था। अगर आपने टेल ऑफ द टू सिटी बाय चार्ल्स डिकन पढ़ा हो तो हमने देखा कि जब एक बच्चा जो है एक बग्गी के नीचे आता है एक नवाब की, तो वो उसके वालिद को एक कॉइन निकालता है और उसके पास फेंकता है। वो कॉइन जो है वो उसे इतना गुस्सा आता है, कॉइन उठा के वो ज़ोर से फेंकता है और उसके बाद उसी नवाब का वो सर काट देता है। और कहते हैं कि वो लोगों ने क्या किया गुस्से में, यानी जो नवाबों ने क्या किया, फिर ड्यूक सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसे इतनी सज़ा दी कि उसकी लाश जो है वो कुएं में लटका दी। वहाँ से लोग पानी पीते थे और उसका खून जो है वहाँ पे रिसता रहा। उसे कत्ल करके उन्होंने कहते कुएं में उसकी लाश लटका दी थी। और इस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके ब्लड से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। और ऐसा फ्रेंच रेवोल्यूशन आया कि उसने 40,000 नवाबों को पकड़ के उनको गिलोटीन उन्होंने एक बनाई थी, बहुत बड़ा हेड कटर था, वो उठाते जो जुल्म करते थे। बेस्टील उन्होंने एक किला बनाया हुआ था नवाबों ने, ड्यूक्स ने, जो बड़े बड़े नवाब थे फ्रांस के, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस एक तो गवर्नमेंट ने लगा रखे थे और वो लोगों का इस्तेहसाल कर रहे थे सारे नवाब। और क्या करते, उन बेचारों को बंद कर देते और उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। और जितने भी वर्किंग क्लास थे, फार्मर थे, पीसेंट थे, जितने भी, वो सारे मिल गए और उन्होंने सब ने नवाबों को पकड़ पकड़ के, उनके सपोर्टर को, उनके प्रीस्ट को, उनके क्लर्जीमैन को, उनके नौकरों को, उनके मुलाजमों को पकड़ पकड़ के उन्होंने हेड काट दिए। वो उसका सर पकड़ते, हेड कटर के ऊपर रखते, ऊपर से हेड कटर दबाते और सर तन से जुदा कर देते। 40,000 नवाबों को उन्होंने गिलोटीन पे चढ़ा दिया। उस वक्त का जो शहजादा था फ्रेंच का, जो किंग था, उसका नाम था किंग ल्यूइस 14। किंग ल्यूइस 14 जो है ये भी बड़ा जालिम था, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज कर रहा था और ख़ुद मज़े कर रहा था, इंजॉयमेंट कर रहा था। और उसने बहुत बड़े बड़े अपने लिए किले बनाए हुए थे और बहुत बड़े बड़े उसने गार्डन बनाए हुए थे और उन फ्रेंच के लोगों का खून चूस रहा था। और उस वक्त की जो क्वीन थी उसका नाम था मैरी। ये क्या करते हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन दोनों किंग और क्वीन को भी पकड़ा जाता है और उसको भी गिलोटीन पर चढ़ा देते हैं, हेड कटर पे चढ़ा देते हैं और उनका भी सर जो है वो तन से जुदा किया जाता है। लिख लें, कुछ डेट्स आपको लिखवानी है। लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ ने लिखा है जिससे आगाज होता है इसका रोमांटिक मूवमेंट का 1798 में, यानी 1797 में 1797 में दोनों की मुलाकात होती है। सिस्टर डॉर्थी और सैमुअल टेलर कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ये इकट्ठे होते हैं और इन्होंने कहा कि हम 3 लोग हैं लेकिन तीनों में एक सोल है, अपने बारे में कहते हैं। 1797 में मिला और 1798 में इन दोनों ने मिलकर एक उसे हम कहेंगे कि एक लिरिकल बैलेड लिखा। लिरिकल बैलेड कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, कुछ उसमें वर्ड्सवर्थ की पोएम थी, कुछ कॉलरिज की, इन्होंने मिलके लिखा था। उस पोएम का आगाज होता था यानी एंशिएंट मैरिनर से और एंड होती थी, यानी वो जो कलेक्शन उन्होंने लिखा था उसका एंड होता था किसके ऊपर, टिंटन एबी जो उसकी पोएम है वर्ड्सवर्थ की, उस पर। फ्रेंच रेवोल्यूशन का पीरियड लिख लीजिए 5 मई 1789 और नवंबर 9 1799, यानी ये वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। दोबारा फिर लिख लें, पूछ सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने बैकग्राउंड बता दिया, विलियम ब्लेक भी इसका सपोर्टर था, वर्ड्सवर्थ भी सपोर्टर था, सैमुअल टेलर कॉलरिज भी, बैरन भी, इस तरह के बड़े बड़े जितने भी रोमांटिक पोइट्स है वो क्या, वो फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी,
वो किस पे बिलीव करते थे? आज़ादी पे, फ्रीडम पे, लिबर्टी पे। इंसान आज़ाद हुआ है, नेचर में रहना चाहिए, ये जो कैद करते हैं इंसान को ये अच्छे नहीं है, आज़ादी होनी चाहिए। जैसे वो कहता है जिधर जिधर इमेजिनेशन जाए उधर उधर वो जो है रोमांटिक पोइट्स लिखते जाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम है 1789 से 1799 तक, और इसी दौरान जो लुइस 14 जो किंग था फ्रांस का, उसको भी गुलोटीन पे चढ़ाया गया, और मैरी जो उसकी वाइफ थी उसको भी। उसके बाद नेपोलियन जो है वो शुरू हो जाता है। नेपोलियन जो है वो फिर क्लेम करता है कि वो बादशाह है। वो नेपोलियन जो है उसका नाम जो पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो क्लेम्ड करता है 1804 में कि वो फ्रांस का अब किंग है। उसके बाद फिर उसकी जो है वो शुरू हो जाती है लड़ाइयाँ, वो लड़ता है। तो इस तरह एक ऑन एंड ऑन सिलसिला चलता है इसका लड़ाई का। उसके बाद नेपोलियन की डेट ऑफ बर्थ लिख लें कि 1769 से लेके 1821, यानी 1769 से लेकर 1821 में उसकी डेथ होगी। 51 साल इसने उम्र पाई है नेपोलियन ने। फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस उसे कहा जाता है, नेपोलियन को। पूछ ले कि फर्स्ट, यू कैन से दैट फर्स्ट एम्परर ऑफ द फ्रांस। किंग लुइस 14 जो है इसको एग्जीक्यूट किया गया था 1793 में, 1793 में। पूछ सकते हैं कि हु वाज द किंग ऑफ द फ्रांस? ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरी वो थे जो रेवोल्यूशन लेकर आए थे, वर्किंग क्लास, पीसेंट, वर्कर, वहाँ के काम करने वाले जिनके ऊपर टैक्स लगाया था। तो ये सारा बैकग्राउंड पे चल रहा था, और ये सारे राइटर जो हैं उनकी सपोर्ट कर रहे थे, उन सब लोगों की। फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्लीज नोट सम पॉइंट्स, दे विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। हो सकता है ये एग्जाम में पूछ लें और पूछ सकते हैं, उससे इससे रिलेटेड है। बिगिन 1789 और 1790 और कहीं लिखा होगा 1799, इस तरह इसका एंड हुआ है। कॉजेज क्या थी? टू मच टैक्सेस इंपोज किए गए थे, और लिबर्टी नहीं थी लोगों को, ठीक है। प्रिजन किया गया था लोगों को। बेस्टील वहां पे एक किला था बहुत बड़ा, जो नवाब जो है ऑक्युपाई किए हुए थे, और उसके अंदर सारों को, इवन कि हमने देखा कि वहां पे जो हमने टेल ऑफ द टू सिटी पढ़ा, तो डॉक्टर मैनट जो है उसको कई सालों से उन्होंने बेस्टील किले में रखा हुआ है। वो आपको जस्ट एक झलक दिखाता है कि कैसे आया था। एक तो टैक्सेस ज़्यादा हो रहा था, सो एक वो उनको क्या कर रहे थे, किलिंग कर रहे थे, उनकी रेप कर रहे थे उनकी औरतों का, ठीक है, और उनको क्या प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था, और लेबर ले रहे थे मुफ्त की उनसे, और टैक्सेस नवाब उनके ऊपर लगा रहे थे, जो उस वक्त के किंग थे वो बड़े जालिम थे। द इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सट्रेवेजेंट स्पेंडिंग ऑफ द किंग लुइस 14, ये 14 है, ये 10 है, और ये 4 है, और इस तरह ये 14 है, ठीक है। इसको कहते हैं किंग लुइस जो है वो क्या कर रहा था, वो 1754 से 1793 में उसकी डेथ होती है। 1793 में बैंकरप्सी। ये क्या कर रहा था? एक बैंकरप्ट बंदा था, और वो क्या था? स्पेंडिंग एक्सट्रेवेजेंट मनी ऑन द यूजलेस एंड मिस्ट्रेस, 1000+ मिस्ट्रेस थी। सारा दिन नशा करते, शराब पीते, गेम करते, और क्या करते? बड़े बड़े गार्डन बनाते, और उनके ऊपर टैक्स लगाते जाते, लोगों से दूसरे कंट्री से लड़ते। जैसे आपको पता है कि इंग्लैंड के साथ 100 ईयर वार में रहा है। कितने साल वार में रहा है? 100 ईयर ये जो फ्रांस है वो वार में रहा है। द इन्फ्लुएंस ऑफ इनलाइटनमेंट आइडियल्स। आप देखें जो इनलाइटनमेंट आइडियल्स, आपको मैंने बताया था 18th सेंचुरी में क्या था। 18th सेंचुरी जो कि जॉनसन की एज है, उसको कहा जाता है इनलाइटनमेंट। लोग इनलाइटेंड हो गए थे, ठीक है, लॉजिक रीजन से बात करते थे। आप किसी को गुलाम बनाते थे ना पहले, तो वो बंदे चुप हो जाते थे। अब पहले किसी पे कोई जुल्म करता था तो नहीं, अब लोग क्या मीडिया पे आके अपनी बात बताते हैं और सारी दुनिया को बताते हैं भाई मेरे साथ ये हो रहा, फौरन आप देखते हैं कि वो बंदा अरेस्ट हो जाता है। यानी आप अब किसी के साथ मजाक नहीं कर सकते, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, किसी को तंग नहीं कर सकते किसी के साथ। अब वो दुनिया
ख़त्म हो रही है। अब ये भी जो दौर था, लोग पहले क्या थे, वो बेचारे अनएजुकेटेड थे, पता नहीं था, लेकिन लोग इन 18th सेंचुरी में वो जो स्पेशली इंग्लैंड के अंदर बड़े इनलाइटेंड हो गए थे, वो रीजनेबल हो गए थे, और दे टॉक विद रीजन, दे टॉक विद रेट्रिक, they have got new knowledge, new literature, new culture, new art, new painting, and new kind of system been introduced in France and England. तो फ्रांस और इंग्लैंड में लोग इनलाइटेंड हो गए थे, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इनलाइटनमेंट आइडियल्स, इंडिविजुअल लिबर्टी इन अपोजिशन टू एंड द एब्सोल्यूट मोनार्की। मैंने कहा था कि मोनार्की खत्म हो रही थी उसमें, आपने जॉनसन एज से पढ़ा होगा, जॉनसन एज में ही मैंने आपको बताया था कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो जा रही थी और आ रही थी, वहां पे लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी आ रही थी उस दौर में। और अबॉलिश द फ्यूडलिज्म एंड एस्टैब्लिश द रिपब्लिक। अब ये सारी चीजें जो हैं ये खत्म हुई, और जो फ्यूडलिज्म लॉर्ड थे वो क्या कर रहे थे, लोगों को इस्तेहसाल कर रहे थे, तो वो खत्म हो रहे थे। अब ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही थी जब रोमांटिक एज आई है। डेवलपमेंट 70-89, बिगनिंग ऑफ 70-93 द सक्सेसफुल स्टेज, प्लस 93 लेट 70-90 द वायलेंट टर्बुलेंट स्टेज। मैंने आपको बताया कि ये जो एज है 70-93 राउंड अबाउट, कब उसको एग्जीक्यूट किया गया, बादशाह को, किंग ल्यूइस को, इस दौर में। ठीक है, तो ये जो है कहता लेट 70-90 में क्या हुआ है, इसमें तो वो फिर डेफिनेटली वो चीज़ फिर अल्टीमेटली उसके बाद जब बादशाह की डेथ हो जाती है तो नाकाम हो जाता है। जब बादशाह जो है उन्होंने पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया, फिर वो जो लड़ाई थी या जो भी थी वो फिर उसके बाद फिनिश हो जाती है। यानी ये जो लेट 70-90 है ना, ये वाला ये एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कत्लो गारत की। अब 40,000 लोगों को पकड़ के उन्होंने गिलोटीन पे चढ़ा दिया। उसमें बच्चे भी थे, उसमें प्रीस्ट भी थे, उसमें उनके नौकर भी थे, उनके सर्वेंट भी थे, उनकी फीमेल सर्वेंट भी थी, बादशाह खुद उनके रिलेटिव्स थे भी थे। हमने देखा कि वो किस तरह चार्ल्स डार्ने जो है वो किस तरह जाता है फ्रांस से इंग्लैंड और वहाँ पे खुद को बचाता है, और उसको सिडनी कार्टन बचाता है। अगर आपने टेल ऑफ द टू सिटी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, सुन लीजिएगा, या मेरा नाम लिखकर वहाँ से टेल ऑफ द टू सिटी की समरी सुन लें। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जुलाई 1470-89 बेस्टील एक बहुत बड़ा किला है फ्रांस के अंदर, उसमें वो पकड़ पकड़ के लोगों को वहाँ पे डाल रहे थे। रॉयटर स्टॉर्म, रॉयटर कौन है, रेवोल्यूशनरीज। रॉयटर स्टॉर्म होता है कि उन्होंने धावा बोल दिया द बेस्टील फोर्ट्रेस, किले के ऊपर, स्टार्टिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसी से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। उन्होंने उनके बहुत सारे बड़े लोग जो है पकड़ पकड़ के उस किले के अंदर बंद किए हुए थे उन्होंने। एलिमिनेटिंग द अरिस्टोक्रेसी, और अरिस्टोक्रेटिक लोगों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया और धावा बोल दिया, और इतने लोग थे कि काबू नहीं आए। ऑन अगस्त 4 द अडॉप्शन, अभी भी लोग मिसाल देते हैं ना कि बाज आ जाओ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से सबक सीखो। जब लोगों को आप तंग करेंगे तो उसका अल्टीमेटली फिर सिला ये होगा कि लोग फिर इस तरह एक वेव की तरह निकलेंगे और बहाते ले जाएंगे। आप लोगों को भूखा रखेंगे, लोगों के लिए खाना तंग कर देंगे, तो भूखे लोग जो हैं वो कुछ भी कर लेते हैं फिर। ऑन अगस्त 4 द अडॉप्शंस ऑफ द डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट ऑफ मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हैविंग 79। अब अमेरिकन जो है वो भी रेवोल्यूशन जो है वो भी राउंड अबाउट इसी एज के पास आसपास है, वो भी लिख लें। अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था 1775 में, और 1783 में ये फिनिश हुआ था उसकी इंडिपेंडेंस पे, लिख लें अमेरिकन रेवोल्यूशन। हमारे लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे में हमने एंग्लो अमेरिकन लिटरेचर भी पढ़ना है। 1775 में स्टार्ट हुआ है अमेरिकन रेवोल्यूशन, और 1783 में ये ख़त्म हुआ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। 1775 बात कर रहा हूँ अमेरिकन रेवोल्यूशन की, और 1783 में फिनिश हुआ है। आपने अगर सुना हो विलियम ब्लेक, तो विलियम ब्लेक इसकी सपोर्ट में अरेस्ट भी होते हैं। और फिर दूसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, और 1790 लिखा हुआ है पासबुक के ऊपर, आप यही एज रखें। तो ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम, और ये किसका है, अमेरिकन रेवोल्यूशन का टाइम। नेपोलियन की जो एज है वो भी लिख लें।
नेपोलियन जो पैदा हुआ है 1769 में फ्रांस के अंदर और 1821 में इसकी डेथ हुई है। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस। और इसने कब क्लेम किया था कि भाई मैं आपका एम्परर हूं? 1804 में। लें जी, जनवरी 21, 1793 किंग ल्यूइस एग्जीक्यूशन सेंट हिम टू द गिलोटीन। गिलोटीन का मैंने बताया हेड कटर। गिलोटीन का मतलब क्या है? हेड कटर। उसे हेड कटर के ऊपर वो रखते हैं, उसका सर और तन से जुदा कर देते हैं। अ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग फोर्स। वर्किंग फोर्स कौन है? वो ही लेबरर, वर्किंग मैन, पीसेंट, फार्मर्स और लेबरर्स और नौकर और सर्वेंट और जिनके साथ वो जुल्म कर रहे थे, was escaped for the operations of many years according to the Albert Hancock in the book French Revolution। इसने एक बुक लिखी है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें क्या कहता है? एंड इंग्लिश पोएट्स A study in the historical criticism, the French revolutions came bringing with the promise of the French revolutions came bringing with the promise of the bright day, the promise of regenerated man, of regenerated earth। अगर आप गौर से पढ़ें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो सिडनी कार्टन जब अपनी जान देता है तो कहता है मेरी इस कुर्बानी से, क्रूसिफिकेशन से नई लाइफ आएगी। सिडनी कार्टन जो है वो जान देगा, उससे लूसी मैनट को एक नई लाइफ मिलेगी, उसकी प्रोग्रेस होगी, लूसी मैनट डेवलपमेंट करेगी, लूसी मैनट जो है वो फ्लोरिश होगी, लूसी मैनट और डार्ने जो है इनके बच्चे होंगे और मुझे खुशी होगी और ये ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरी कहता क्रूसिफिकेशन से बहुत ये लाइफ बचेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एंड हो जाएगा। ये जो बहुत बड़ा अजाब आया हुआ है इस स्टेट पे, वो मेरे इस ब्लड से कहता धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा, वाश हो जाएगा। वो कुर्बानी देता है, वो कहता मैंने कुर्बानी दी है। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया था, उसे कहते हैं हेड कटर। हाँ, ये देखें अफरा तफरी कैसे आपको पिक्चर में शो कर रहा हूँ, इनको देख लें। ये किस तरह लोग लड़ रहे हैं और किस तरह उन्होंने बेस्टील किले को गिराया है और उसमें फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा हेड कटर लगाया इस तरह, उस हेड कटर के ऊपर उसको चढ़ाते, उसको ऊपर से गिराते और वो उसको गिलोटीन का नाम दिया गया था। ये देखें क्या हो रहा है। ये आपको जो इमेज दिखाई जा रही है, अगर गौर से इसे देखें तो ये जो बादशाह हैं उस वक़्त के, वो क्या कर रहे थे? इन गरीबों के साथ देखें उनसे वर्क भी ले रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर सवारी भी कर रहे हैं और वो बेचारे वर्क कर रहे हैं। ये एक इमेज है जो उस वक़्त उन्होंने बनाई थी इमेज और उन्हीं में से ये ली गई हैं। अब देखें इनके ऊपर एक तो गरीबों के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ठीक है, लेबर ली जा रही है, बाउंडेड लेबर, बाउंडेड में बांधे हुए कलाम हैं, लेबर्स थे ये बेचारे, देते कुछ नहीं थे, टैक्स लगाते थे, खून पसीने की कमाई ये ले जाते और ख़ुद ये बड़े बड़े बागात बनाते, पैलेस बनाते, मिल्स बनाते, इंडस्ट्री लगाते और उन बेचारों की जो कमाई है वो सारी ये इकट्ठी कर रहे थे। और फिर ये सारे इकट्ठे होते हैं और इनको सबको, जो इनके सपोर्टर होते हैं, जो इनके कलर्जी मैन होते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं, जो इनके रिलेटिव होते हैं, जो इनके रिश्तेदार होते हैं और जो भी इनके सपोर्टर होते हैं, तकरीबन 40,000 को पकड़ के उनको गिलोटीन पे चढ़ाते हैं। और ये बैकग्राउंड पे चल रहा था उस वक्त किसके? रोमांटिक एज के, क्योंकि रोमांटिक एज जो थी वो क्या थी? वो सपोर्टर थे इनके, वो इनके हक में लिख रहे थे इन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, क्योंकि उनका मतलब जो फ्रांस के अंदर जो इनकलाब आया था उसके पीछे फिलासफर बहुत थे, ये पोएट भी थे। अब साथ साथ एक बात और वो बढ़ा रहे थे, वो किस पे कहते थे? लिबर्टी। उनके ये 3 नारे थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिख लें ये, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या? लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी मसावात और फ्रेटर्निटी भाईचारा। हम कहते ये चाहते हैं। अब ये वो स्लोगन जो सुनता और उसको पीछे लगा लेते और फिर वो इतने इकट्ठे कर लिए उन्होंने, सारे नवाबों को पकड़ पकड़ के इनके सर जो हैं तन से जुदा कर दिए। और हम देखते हैं कि क्या हुआ। ये जो है यानी जो क्वीन मैरी है और किंग ल्यूइस जो था, इनको भी गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया और इनके हेड जो हैं सर से जुदा कर दिए गए।
तन से जुदा कर दिए गए। ये इनके ये मेन नारा था रेवोल्यूशनरी का, लिबर्टी और एगलिटी और उसके बाद फ्रेटर्निटी। सो ये उनके फ्रेंच लैंग्वेज में उनका नारा था। इन्फ्लुएंस ऑन द राइटर्स एंड द लिटरेचर। अब इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, जो कि उस वक्त चल रहा था और उसकी सपोर्ट में ये लिख रहे थे, मैंने आपको एज बता दी कि लेट 18 और अर्ली 19th सेंचुरी जो है वो रोमांटिक एज का टाइम है। और रोमांटिक एज ये ना समझे कि कोई रोमांस चल रहा है एक बॉय और गर्ल के दरमियान, रादर इट इज़ आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, कल्चरल, philosophical, political movement, and it has occurred in all spheres of life. Especially I have mentioned artistical, culturals, paintings or literatures, musical, in all walks of life, and it has influenced them. People started getting influenced. People now going to the nature rather than to age of artificiality, which was given by the न्यू क्लासिकल पीपल। जो न्यू क्लासिकल पीपल ने उनको लाइफ दी थी, अब लोग उससे हट के जा रहे हैं किसकी तरफ? नेचर की तरफ जा रहे हैं कि वहां सूद कंफर्ट मिलेगा। क्या इन्फ्लुएंस है जी इसका? राइटर को किस तरह इन्फ्लुएंस करती है ये एज लिटरेचर में? रोमांटिक पोएट एक्सेप्ट एंड अप्रूव द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहली तो बात यह है कि आप विलियम ब्लेक को पढ़ लें। विलियम ब्लेक को 2-3 दफ़ा अरेस्ट भी किया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, जितने भी रेवोल्यूशन है, जितने भी रोमांटिक पोएट हैं, ये इसकी सपोर्ट करते थे। अंडर द न्यू लॉज राइटर्स एंड आर्टिस्ट वर फ्रीडम्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब राइटर को फ्रीडम एक्सप्रेस, अब देखिए मैंने बताया था ये इंपल्सिव लिटरेचर है। जो भी लिटरेचर रोमांटिसिज्म का है या रोमांटिक एज का है, उसे कहते हैं इंपल्सिव इमोशन का लिटरेचर, पैशन का लिटरेचर। पहले इमोशन को पीछे रखा जाता था, सामने अकल को रखा जाता था, विट को सामने, विट के साथ खेलते थे। क्लासिकल एज तो विट के साथ खेलना ना, अकल के साथ पोइट्री करते थे। लेकिन अब एज किसके साथ पोइट्री हो रही है? इमोशन के साथ, पैशन के साथ, फीलिंग के साथ। एज जॉन कीट्स said in one of in his letter, because mostly we find his criticism, especially related to poetry, we find in his letters. He says poetry must come through heart. I only sure about holiness of heart. कहता होलीनेस ऑफ हार्ट, यानी हार्ट जो है वो होली है, उसके बारे में कहता है। आई एम श्योर नन बट होलीनेस ऑफ हार्ट। फिर वो आगे कहता है कि पोइट्री शुड कम थ्रू हार्ट, as leaves come to tree, poetry should come like that. If it doesn't come, it's better should not come. अगर वो हार्ट के थ्रू नहीं आ रही पोइट्री, यानी अकली पोइट्री कर रहे हैं, या आप वो न्यू क्लासिकल एज वाली पोइट्री उसको क्रिटिसाइज करता है, तो पोइट्री नहीं करनी चाहिए फिर, क्योंकि वो पोइट्री नहीं होती उसके नज़दीक। तो पोइट्री किसके थ्रू होती है? जो दिल से निकले। अंडर द न्यू लॉज राइटर एंड आर्टिस्ट फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। रोमांटिक पोएट सच एज वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, बैरन रोट वर्क फॉर, अब ये सारे सपोर्ट में लिखते हैं किसकी? उन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज की। रोमांटिक पोएट सच एज वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, बैरन्स रोट वर्क फॉर द, किन के लिए लिखा उन्होंने? वर्किंग मैन। वर्किंग मैन वो कहता ना, जैसे आपने अगर गौर से पढ़ें, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता पोइट्री होनी चाहिए सिंपल पीपल, ठीक है, सिंपल पीपल, सिंपल डिक्शन होते हैं वर्ड्स, सिंपल थॉट। देखिए वो कहता है कि अल्टीमेटली मुझे बताएं कि पोइट्री आप लिख किसके लिए रहे हैं? सिंपल लोगों के लिए लिख रहे हैं या कोई सिलेक्टेड स्ट्रेटा के लिए तो नहीं लिख रहे कि आपने बिलिंडा को शामिल करना है, बैरन को स्टार करते हैं। कहते हैं कि पोइट्री शुड